हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सही रहें। मित्रों, शिक्षा बहुत जरूरी है और हमें शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। और ये हमारा प्रयास तब तक रहना चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते, और सफलता के बाद भी शिक्षा ग्रहण करते रहने ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा पूरे जीवन ग्रहण की जा सकती है। इसकी कोई उम्र नहीं होती। ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा और हम भी आपको बता रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है भूगोल के महत्वपूर्ण विषय, और इनकी संख्या 40 है। और इनको हम अधिक से अधिक प्रश्नों में कन्वर्ट करेंगे, आपको अधिक से अधिक अच्छी जानकारी देंगे। और ये सारे प्रश्न वो हैं जो आए हुए हैं। मित्रों, हमारी श्रृंखला को अगर आपने देखा तो 100% आपको फायदा मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। अब पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 267 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व के बीच एक विद्वान ने वर्क किया हमारे पृथ्वी पर, जिसका नाम था इरेटास्थनीज, जो कि एक ग्रीक विद्वान है। तो उन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो आपका उत्तर होगा इरेटास्थनीज। ये आपका उत्तर हो गया। दूसरी अगर बात करें कि महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, तो महाविस्फोट सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, यानी कह सकते हैं ब्रह्मांड का विस्तारित रूप। तो इस पर जो सिद्धांत दिया था वो जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। जॉर्ज लेमेंतेयर। तो इसका उत्तर आपका जॉर्ज लेमेंतेयर हो जाएगा। ठीक है। और ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी, यानी कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। और महाविस्फोट सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेंथर ने। अब कह रहा है कि वनस्पति वितरण और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध है, और इसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किसने किया? तो वो किया है कोपेनहेगन ने, यानी कोपेनहेगन। और एक और वैज्ञानिक है, यानी विद्वान है, जिनका नाम है थॉर्नवेट। तो इन्होंने जलवायु का वितरण किया है, लेकिन वनस्पति और जलवायु के बीच के घनिष्ठ संबंध को देखते हुए जलवायु का वर्गीकरण किसने किया? कोपेनहेगन ने। आप कह रहा है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी भैया मृदा का अध्ययन है। क्या दिक्कत है? यानी पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन है। किसका? मृदा का अध्ययन है। और भारत में 8 प्रमुख मिट्टियां और 27 गौड़ मिट्टियां पाई जाती हैं, जो कि यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्गीकरण किया है इसका। और सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मैदानी और मरुस्थली, ये 8 प्रमुख मिट्टियां हैं। और 27 गौड़ मिट्टियां हैं, जिसका एक अलग वीडियो बनाएंगे मिट्टी के ऊपर। ठीक है। आप कह रहा है कि रिंग, और सुनिए, मिट्टी में एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसका नाम है यानी IAA, इंडोल एस्टिक एसिड। और ये क्या करता है? मृदा में ह्यूमस को बढ़ाता है। और मिट्टी का जो पीएच मान 6 से 7.5 तक अगर है तो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है किसी भी पौधे के वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है। और इसके ऊपर जाने पर जीवन उसका प्रभावित होता है, यानी पौधे का। ठीक है। और मिट्टी में एक जीवाणु और पाया जाता है, जिसको वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी के निकाला, यानी बैसिलस थ्यूरेंजेसिस, और उसको बीजों में प्रवेश कराया, और वो फसलें कहलाई बीटी फसलें। ठीक है। वर्तमान में बैन भी लगा है, मानसेंटो कंपनी अमेरिका ने बैन लगाया है। ठीक है। अब कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो रिंग ऑफ फायर जो है आपकी, ये प्रशांत महासागर में है। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। क्योंकि प्रशांत महासागर के तटीय जो देश हैं, तो उन वो ज्यादातर ज्वालामुखी और भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, और उसमें हमेशा कहीं ना कहीं विस्फोट होते ही रहते हैं, तो इसीलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है। आप कह रहा है कि चट्टान शब्द का प्रयोग किसने दिया? तो आपका साधारण उत्तर होगा टूजो बिल्सन, यानी टूजो बिल्सन ने कौन सा शब्द दिया? चट्टान शब्द दिया। अब ये कह दे कि चट्टान पर जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आसानी से बता सकते हैं, लिथोफाइट। या हम कह सकते हैं यानी लिथोफाइट या सैलोदिविद। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेट्रोलॉजी। और इसी चट्टानी तेल को हम कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आप कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज, सॉरी,
यानी जॉर्ज नहीं, ये दिया है अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ये 1912 में दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। और ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि जो ब्रह्मा यानी जो पृथ्वी थी इसका विस्तारण कैसे हुआ, ये द्वीप कैसे यानी एक दूसरे से दूर हुए, और आज भी लगातार वो दूरियां बना रहे हैं। और उसमें हमारा जो भारत था वो गोंडवाना लैंड का था, जो उत्तर की ओर खिसका और अंगारा लैंड से टकराया। टकराने के उपरांत एक बीच में सागर था जिसका नाम तैतीस सागर, और वहां पर आज हिमालय को देख पाते हैं। अब आपका प्रश्न है कि वह वायुमंडलीय परत परत जो मानव जीवन हेतु उपयोगी है, यानी हमारे लिए तो सारी परतें उपयोगी हैं, लेकिन उसमें जो समताप मंडल है, समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन लेयर है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को नीचे रोकती है, नीचे आने से रोकती है, जिससे यानी पृथ्वी पर तापमान भी कम होता है। साथ साथ में क्या होता है ना कि उससे कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, तो उससे हम बचे रहते हैं। और विकिरण भी कम होता है क्योंकि वो ज्यादातर किरणों को वहां से रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। और समताप मंडल ऑलरेडी एक शांत स्वच्छ मंडल है, और यही कारण है कि वहां पे यानी वायुयान को उड़ाना बड़ा आसान है। ठीक है, और अभी ओजोन, अभी इसका वीडियो भी बनाएंगे वायुमंडलीय परतों का, उसमें बहुत डिटेल जानकारी देंगे आगे वीडियो में। अब कह रहा है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर O2 की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो 120 किलोमीटर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, कितना, 120 किलोमीटर, तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ये कई बार पूछा गया है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा वायुमंडल को नीचे गर्म करती है, तो इसे क्या कहते हैं। यानी दीर्घ तरंगें जो प्रकाश की आती हैं तो वो नीचे पृथ्वी को यानी बहुत ज्यादा हीट करती हैं, तो इसे कहा जाता है पार्थिव विकिरण। क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण। कई बार पूछा गया है पार्थिव विकिरण। और विकिरण जो है तो ऊष्मा संचालन का एक माध्यम है जिसमें बीच में आवास नहीं होता है। ठीक है, ये गैसों में होता है, और चालन ठोसों में होता है, और संवहन द्रव में होता है। तो ऊष्मा का संचरण तीन प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, आप कह रहे हैं समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है। बहुत बार पूछा गया बंधु कि औसत दाब कितना होता है, तो 1013.2 मिली बार। तो ये वायुमंडल यानी समुद्री के तट पर, तटीय क्षेत्रों में यानी तल पर यानी वायुमंडल अपना दाब डालती है, तो दाब कितना है मालूम है, यानी 1013.2 मिली बार, किलोमीटर नहीं, मिली बार। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहां आता है, तो आपको बता दें कि कनाडा के पास में एक खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। तो कौन सा, फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी में, और ये सबसे ऊंचा आता है, नेबो स्लोवाकिया वहां पे पड़ता है, तो उसी जगह पे आता है कनाडा। ठीक है, और कनाडा ऑलरेडी बहुत यानी तटीय सीमा बनाता है सबसे ज्यादा विश्व में। ठीक है, अब रही बात इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में यानी अर्नस्ट हेकल द्वारा किया गया। और इकोलॉजी जो होता है ना, ये वातावरण और जीव समुदाय और वातावरण के बीच एक संबंध है जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। जबकि पारितंत्र जो है उस शब्द का प्रयोग इकोसिस्टम का किया है, यानी किसने, यानी एक थे एजी टॉन्सले 1935 में। ठीक है, तो एजी टॉन्सले ने पारितंत्र और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है अर्नस्ट हेकल ने। अब बात करते हैं कि धरती पर आने वाले प्रकाश का मात्र पौधे प्रयोग करते हैं, यानी जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और इसमें वो कितना प्रकाश का प्रयोग करते हैं, तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम माने तो 0.1%, जबकि अन्य किताबों में दिया है कि 1% लगभग करते हैं। तो ये 0.1% यानी बाकी 99.9% कुछ यानी जो है वो विसर्जित हो जाता है, उसका उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो बंधुओं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। उस समय यानी प्रधानमंत्री
यानी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और वही वो पीरियड था जब पर्यावरण को यानी यानी विकास का मुद्दा बनाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी ऐसे हुए, क्योंकि 1973 में ऑलरेडी बाघ रिजर्व आया, टाइगर रिजर्व आया, 74 में जल संरक्षण अधिनियम आया, क्लियर है, और 71 में रामसर सम्मेलन हुआ, ठीक है, जो कि आर्द्रभूमि से संबंधित है, वो ईरान में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में। ऐसे सारे पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में है। वैसे तो ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ग्रैंड सैंडी मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा? ग्रैंड सैंडी मरुस्थल। अब अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, अनाई मुडी, ठीक है, जो कि 2695 मीटर है, और ये अगस्ता मलाई पर है, केरला के अंदर, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। मैग्रो वन दर्शाता है, तो मैग्रो वन एक इकोटोन है। क्या है? इकोटोन, इकोटोन है। तो मैग्रो वन जो होते हैं वो इकोटोन होते हैं। इकोटोन या हिंदी में कहते हैं इसको संक्रामिका। आप ये क्या होता है ना कि मैग्रो क्षेत्र जो होता है वो समुद्र और स्थल के बीच का एक संबंध होता है। तो जब दो समुदायों के बीच एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है तो उसको इकोटोन या संक्रामिका कहते हैं। तो एक तो समुद्र हो गया और एक उसका स्थल भाग हो गया, और उसी के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र किसका पैदा हो रहा है? मैग्रो वन का। तो वो कहलाएगा इकोटोन या संक्रामिका। बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज हुई, तो जम्मू कश्मीर में यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे लिथियम की खोज हुई है? तो सलाल हैनाना क्षेत्र। कौन सा? सलाल है नाना, सलाल हनाना क्षेत्र जो है, यहाँ पे लगभग 5.9 मिलियन टन यानी लिथियम की खोज हुई, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। कहीं ना कहीं हम सोलर सिस्टम पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे, अन्य देशों पर निर्भरता हमारी कम होगी, ठीक है। आप कह रहा है कि नीलगिरी ताहार दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि नीलगिरी ताहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर। और वही 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं, क्या मालूम है? बता सकता है? तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो कमेंट बॉक्स में दूसरा प्रश्न देते हैं, इसको हम ही बता देते हैं। यानी जो आपका डॉल्फिन है, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं, और जबकि 7 अक्टूबर को हम नीलगिरी ताहार दिवस मनाते हैं। और ये नीलगिरी यानी पहाड़ियों पर पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और नीलगिरी भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तारित है। और यहाँ पे मेघ बकरियां भी पाई जाती हैं, टोडा जनजाति भी पाई जाती है नीलगिरी पर। क्लियर है? कई बार पूछा गया है। अब कह रहा है कि भारत का पहला डुगोंग अभ्यारण्य कहाँ है? तो भारत का जो पहला डुगोंग अभ्यारण्य है वो आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। अब अगर हम बात करें कि यानी 33वां हाथी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र को यानी 33वां हाथी अभ्यारण्य बनाया गया, जबकि ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का सेकंड है, ठीक है। और हाथी परियोजना 1992 में आई थी, ठीक है। और हाथी को 2016 में विश्व विरासत सूची में, अर्थात इसको भारत का यानी विरासत पशु कहा जाता है। तो भारत का विरासत पशु कौन है? हाथी, ठीक है। हाथी परियोजना 1992। अब अगर हम बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई को यूगोस्लोवाकिया के अंदर यानी 5 अरबवा बच्चा पैदा हुआ, इसीलिए मनाते हैं। आप कह रहा है कि चांगथांग वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो चांगथांग वन्य अभ्यारण्य जो है, ये अगर देखें तो ये भारत का जो पहला है, और वो ये है कि नाइट सफारी और सेंचुरी है। ये नाइट सफारी सेंचुरी है, जो कि लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख। यानी चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये लद्दाख में है, और ये जो अपनी क्षेत्र की यानी पहली है नाइट सफारी सेंचुरी, पहली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में यूरेनियम जो कि एक नया समस्थानिक मिला है, यूरेनियम 241।
यूरेनियम 241 ये नया समस्थानिक यूरेनियम का खोजा गया है। जबकि यूरेनियम की सबसे बड़ी खान जादूगोड़ा है झारखंड में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी यूरेनियम पैदा होता है, जिसको हम पीला केक या होप ऑफ मेटल कहते हैं। ठीक है, और मैं यूरेनियम को पीछे वीडियो में समझा भी चुका हूं। और अब बात कहते हैं कि चक्रवात विपर्जय नाम दिया था, तो चक्रवात विपर्जय का नाम दिया था बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने चक्रवात विपर्जय नाम दिया है। और ये अरब सागर में आया था। कहाँ आया था? अरब सागर में। और काफी लंबे समय तक भारत में यानी पश्चिमी राज्यों में यानी तबाही मचाई, काफी नुकसान हुआ था। आप कह रहा है कि मांग छेदु जल विद्युत परियोजना किसके बीच में है? तो बड़ा आसान प्रश्न है। मांग छेदु जल विद्युत परियोजना भारत प्लस भूटान के बीच है। देवथल चांग जल विद्युत परियोजना कहां पे? देवथल, तो देवथल नाम का एक नाला है चंबा जिला एचपी में, वहीं पर ये परियोजना बनाई गई है। यानी देवथल नाला, और ये जो है चंबा जिला पड़ता है एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर ये परियोजना काम कर रही है। अब क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा है वो हॉट स्पॉट क्या है? तो हॉट स्पॉट एक तप्त स्थल होते हैं, जैविकता बहुत अधिक होती है लेकिन संवेदनशील होती है। ठीक है, और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में यदि किसने? नॉर्मन मायर्स ने दिया। किसने? तो 1988 में नॉर्मन मायर्स, तो नॉर्मन मायर्स द्वारा हॉट स्पॉट शब्द दिया गया। विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं, इंडिया में 4 है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। तो 4 प्रकार के हॉट स्पॉट भारत में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जनघनत्व जो हॉट स्पॉट है वो पश्चिमी घाट है। और यानी वहां पे मकाक टेल्क भी पाया जाता है, उड़ने वाली छिपकली ड्रैको भी पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे अलग। आप कह रहे हैं कि भ्रंश घाटी में भारत की नदियां बहती हैं। कौन कौन सी ऐसी नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती हैं? तो 3 नदियां हैं आपकी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। 3 ऐसी नदियां हैं जो भारत की वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश का मतलब होता है किनारे उठे हो, बीच का भाग धसा हो, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। अगर किनारे धसे हैं और बीच का भाग उठा है तो उसे भ्रंशोत कहते हैं। आप कह रहे हैं कि भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे निचला बिंदु जो है कुट्टानाड, और कुट्टानाड पड़ता है केरल में। ये भारत का सबसे निचला बिंदु है। और जबकि सबसे उच्चतम बिंदु की बात करें तो गार्डविन ऑस्टिन केटू है, जो कि एक विवादित है। लेकिन पूरी तरीके से अगर भारत के देखें जिसपे कोई विवाद नहीं है तो वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, आप कहें कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली। कौन सा? माजुली, और ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसी पे एक और द्वीप है उमानंद द्वीप। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि गरसोप्पा जलप्रपात के सहायक जलप्रपात कौन है? तो गरसोप्पा जलप्रपात के राजा, रोरर, रॉकेट और दाम, यानी राजा, रोरर, रॉकेट और दाम, ये 4 जलप्रपात मिलके बनाते हैं गरसोप्पा यानी महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पे है। किस पे है? शरावती, और ये पड़ता है कर्नाटक। ठीक है, जबकि सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर सीधा देखें तो कुंचिकल जलप्रपात है, वो भी आपका कर्नाटक में है। और जो सीधा यानी टेढ़ा एकदम आता है, मतलब इस प्रकार से अगर आप देखें ये इस प्रकार से, लेकिन गरसोप्पा सीधा गिरता है इसलिए सबसे ऊंचा गरसोप्पा माना जाता है, और वैसे कुंचिकल है। आप कह रहा है कि शून्य रेखा किन के मध्य स्थित है? तो शून्य रेखा जो है बांग्लादेश प्लस त्रिपुरा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो रेखा है वो आपकी शून्य रेखा है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। आप कहते हैं कि शिकारियों का देश किसे कहते हैं? तो या कौन से ऐसे देश हैं जो शिकारियों के देश कहते हैं? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। कौन कौन से? युगांडा, केन्या और तंजानिया। तो युगांडा, केन्या और तंजानिया जो है वो शिकारियों के देश हैं, क्योंकि ये विक्टोरिया झील के किनारे बसे हुए हैं और इसी से मछली का शिकार करते हैं और जीविका चलाते हैं।
तो इसीलिए इसको हम शिकारियों का देश कहते हैं। और विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजरती भी है, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। और नेक्स्ट हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, फजेंडा क्या है? तो फजेंडा क्या है ना कि बागान जो होते हैं, कॉफी बागान ब्राजील के अंदर, तो उसे हम फजेंडा कहते हैं। तो कॉफी बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा, फजेंडा। और ये कहानी है ब्राजील की, ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। अब कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो बंधु सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है बान झील, बान झील, बान झील। और ये जो आपकी है कहां पर है? टर्की यानी तुर्की में। और अगर बात करें कि किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है, तो किम्बरले का पठार आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। तो किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारे आज के यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो हम एक श्रृंखला चला रहे हैं। आपको हमेशा 40-50 क्वेश्चन की श्रृंखला देंगे, पर डे 2 सीरीजें मिलेंगी आपको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें अवगत कराएं, और मैं इस पर वर्क लगातार करूंगा। थैंक यू।